मैनेजिंग एजेंसीज थी उनको इंडिया में सिर्फ कुछ स्पेसिफिक चीज़ बनाने में इंटरेस्ट था, जैसे टी, कॉफ़ी, वहाँ लैंड सस्ते में ले लिया, इंडिगो बनाया दिया, जूट जो उनके लिए बहुत कीमती था, बिकॉज जूट की जगह चाहिए, तालाब चाहिए, तालाब में उसको पेड़ के पत्ते को सड़ाते हैं 2 महीना, तो इंग्लैंड में तो जगह है नहीं, तो उन्होंने ये सब चीज़ यहाँ पे उनका स्पेशल स्पेशल इंटरेस्ट था स्पेशल प्रोडक्ट्स में। तो उन्होंने यहाँ की इंग्लिश एजेंसीज ने यहाँ के ब्रिटिश गवर्नमेंट से ज़मीन सस्ते में खरीद ली और बिजनेस किया। ओके, अब हुआ ये कि जो इंडियन इंडस्ट्रीज थे लेट 19th सेंचुरी में, उन्होंने जब बिजनेस चालू किया तो वो बोले कि भाई हम मैनचेस्टर कॉटन इंडस्ट्री से तो लड़ाई नहीं कर सकते, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा बिजनेस करें जो जिससे अपना कंपटीशन ना हो उनसे। तो उन्होंने देखा कॉटन एक मोटा मोटा जो होता है ना कॉटन, फाइन क्वालिटी कॉटन तो चला गया इंग्लैंड, लेकिन जो मोटा क्वालिटी का कॉटन होता है उसको यान बोलते हैं, यान थ्रेड्स, तो वो चाइना एक्सपोर्ट करने का इनको बिजनेस मिल गया। चाइना में बहुत डिमांड थी उसकी, तो इन्होंने ये चालू कर दिया कि फाइन कपड़े तुम फाइन कॉटन लेके जा रहे हो, जो मोटे कॉटन है उसका हम यान बना के हम बेचेंगे चाइना को। ये बिज़नेस चालू किया उन्होंने बहुत अच्छे से। ओके, अब ये बिज़नेस से वो सर्वाइव कर गए और ब्रिटिशर्स से उनको कंपटीशन भी सामने फेस नहीं हुआ, राइट। लेकिन जब 19th सेंचुरी आया तब सिचुएशन चेंज हो गई। 1906 से क्या हुआ कि एक तो यहाँ पे वो स्वदेशी मूवमेंट आ गया, तो ये फीलिंग आई कि भाई नहीं अब यहाँ का लोकल बनना चाहिए। दूसरा, जो चाइना वालों ने अपने यहाँ पे लोकली चाइना और जापान में वहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ ने कॉटन यार्न बेचना शुरू कर दिया, तो यहाँ की कॉटन यार्न की डिमांड कम हो गई। तो फिर इन्होंने वापस यहाँ पे क्लोथ इंडस्ट्री चालू किया बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से। एक और बात हुई, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, मैनचेस्टर वाले कंपनीज बिजी हो गए ब्रिटिश आर्मी के प्रोडक्शन के लिए। भाई आर्मी है, उनको कपड़े चाहिए, उनको बूट्स चाहिए, उनको सामान चाहिए, तो वो प्रोडक्शन में बिजी हो गए। तो उन्होंने यहाँ पे इंडिया पे जो एक्सपोर्ट करते थे, जो यहाँ पे बेचते थे कपड़े, वो सब कम कर दिए। तो अब यहाँ पे डिमांड बढ़ गई, यहाँ पे भी तो कपड़े चाहिए, तो यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज़ को मौका मिल गया। पुरानी मिल्स फिर खुल गई, नए मिल्स बने, नए वर्कर्स एम्प्लॉय किए गए। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स को चाहिए था कि जूट बैग चाहिए, तो यहाँ के लोगों को कहा कि तुम बना के दो हमको, फटाफट चाहिए हमको, बहुत सारा चाहिए। तो जूट इंडस्ट्री शुरू हो गई। यूनिफॉर्म्स चाहिए, वो हॉर्सेस के सैडल्स चाहिए, लेदर के बनते सैडल्स, वो सब चाहिए। तो यहाँ की स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ग्रो होती गई, तो यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा मिल गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया 1919 में, 1914 से 1919, तो 19 में जब ख़त्म हुआ ना, तो मैनचेस्टर वाले वापस अपना पोजीशन यहाँ पे ले नहीं पाए, बिकॉज तब तक यहाँ पे इंडस्ट्री बन के सेट हो चुकी थी और लोगों ने भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को शुरू करके बिजनेस को बढ़ा दिया था। अच्छा, उनका जर्मनी वगैरह और इंग्लैंड को मिलता था जहाँ जहाँ से, तो वहाँ पे भी यही हो गया कि सब जगह से उनका लॉस हो गया। जापान में सब जगह, जैसे इंडिया में बढ़ गया वैसे हर जगह वहाँ पे लोकल प्रोडक्शन अपने होने लग गया। तो मैनचेस्टर वाला जो एक था मोनोपोली, वो चला गया। अच्छा, लेकिन याद रहे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ बनी है वो बिग स्केल नहीं थी, बड़ी बड़ी मिल्स नहीं थी, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ज़्यादा थी, हाउस होल्ड यूनिट्स, स्मॉल छोटे छोटे यूनिट्स। 1911 में सिर्फ 5% लोग ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में थे एंड 1931 में सिर्फ 10%, इतना ही हुआ था बस। बाकी 90%, 95% वॉज इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ओके, अच्छा, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बहुत हेल्प हुआ। कैसे? हैंडीक्राफ्ट एक ऐसी चीज़ है जो जिसका कोई कंपटीशन नहीं था उसको। ओके, और एक बात, ये जो स्पिनिंग इंडस्ट्री है, कॉटन से स्पिनर्स को नुकसान हो गया, लेकिन जो वीवर्स थे, जो हाथ से सिल के बनाते थे कपड़े, वो लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। देखो, मिल में आप प्रोडक्शन तो कर सकते हो, और दो तरह का प्रोडक्शन होता है, एक होता है फाइन क्वालिटी का, एक होता है कोर्स मोटा क्वालिटी का। फाइन क्वालिटी अमीर लोग खरीदते हैं, है ना,
और मोटा का कपड़ा गरीब लोग खरीदते हैं। मोटे कपड़े में उतनी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। लेकिन जब बाढ़ आएगी, फैमाइन आएगा, तो गरीब लोग कपड़ा खरीदेंगे नहीं। लेकिन अमीर लोग तो हर समय खरीदेंगे ना, उनको फाइनल क्वालिटी चाहिए ही चाहिए। अब बनारसी साड़ी हो गई, एग्जाम्पल दिया हुआ है, बनारसी साड़ी है तो उसका तो प्रोडक्शन कभी भी कम नहीं होने वाला, चाहे फैमाइन आए चाहे कुछ भी हो। तो बनारसी साड़ी का बिजनेस चलता रहा। हैंड वुमेन, अब यहाँ पे वो होता है कि साड़ीज़ विथ वुमेन बॉर्डर्स, है ना, वो यहाँ पे बहुत फेमस है इंडिया में। इंडियन लेडीज़ वो बहुत खरीदती हैं और वो हाथ से वूविंग होता है, वो कभी बंद नहीं हुआ। लुंगीज़ मेड इन मद्रास, हैंकर चीफ्स मेड इन मद्रास, उसका इंडस्ट्री कभी भी कम नहीं हुआ और वो स्मॉल स्केल होती थी। तो वो लार्ज स्केल वाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत डोमिनेट कर रही थी और ये कई साल तक होता रहा। ओके, तो ये स्टोरी उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन हाँ, वीवर्स का एक और इशू था कि वीवर्स को काम तो मिला, वीवर्स की इंडस्ट्री बढ़ी, लेकिन उनके पूरी फैमिली को लगाना पड़ा। वो खुद पूरे 24 घंटे काम कर रहे हैं, तो उनका लाइफ और लेबर, ये दोनों इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक सेम पार्ट बन गए। मतलब वो बहुत प्रॉस्पर नहीं कर पाए, लेकिन दे कुड सर्वाइव। ये सब पॉइंट्स इस पार्ट 5 में दिया हुआ है। या ये डायग्राम देखो कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे थी, ज़्यादा प्रोडक्शन, जो बिग सर्कल है वो बिग इंडस्ट्री थी, और जो स्मॉलर सर्कल है वो स्मॉलर इंडस्ट्रीज़ थी। यूपी, पंजाब, सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस, मद्रास, बिहार, लेकिन मेजर वॉज बॉम्बे एंड बंगाल, राइट, द लोकेशन ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। तो इस तरह से चेंज हुआ इंडिया में इन द इंडस्ट्रीज, ब्रिटिश से लेके, ब्रिटिश के हाथ से निकल के इंडियंस के हाथ में आ गई। और ये नेशनल मूवमेंट का, आज़ादी की लड़ाई का भी एक मेन पार्ट ये था